नमस्कार। आज हमारे सामने हैं वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स जी। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। जी। और पहली नजर में देखें तो ये बस तारीखों और घटनाओं का एक ढेर लगते हैं। मतलब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन फैक्ट्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। सही कहा। ये सारी घटनाएं ये अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। आज हम बस इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि 2025 असल में कैसा साल था और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के अंबार में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं से। और साल की शुरुआत ही एक बहुत दुखद खबर से हुई थी। हाँ। अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना। जी, ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की उड़ान थी A171, एक बोइंग ड्रीमलाइनर विमान। अच्छा। और वो अहमदाबाद में लैंडिंग से ठीक पहले एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। ओह। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 275 लोगों की जान चली गई। इसमें 34 छात्र भी शामिल थे। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी, वो भी उसी विमान में थे। जी, वो भी उसी विमान में थे। ये तो बहुत ही भयानक था। जांच में क्या सामने आया? और इन नोट्स में ब्लैक बॉक्स का भी जिक्र है। मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं, जबकि असल में ये तो नारंगी रंग का होता है। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसे नारंगी इसीलिए बनाते हैं ताकि मलबे में आसानी से मिल जाए। अच्छा। अब ब्लैक बॉक्स तो इसका एक आम नाम हो गया है। असल में ये दो डिवाइस होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान की स्पीड, ऊंचाई जैसी सैकड़ों तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करता है। ठीक है। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों के बीच की बातचीत रिकॉर्ड करता है। अच्छा, तो इन्हीं से पता चला कि हुआ क्या था। जी, इन्हीं से पता चला कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में सिर्फ एक ही यात्री बच पाए, विकास कुमार रमेश। मतलब एक तरफ हम एक बड़ी विमानन तस्दी से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने विमानन भविष्य को मजबूत भी कर रहा था। यहाँ नोट्स में MRO हब का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। बेंगलुरु में टाटा और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर भारत का पहला MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल केंद्र शुरू किया। ये सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब क्या है? भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सीधा मतलब है आत्मनिर्भरता। अच्छा। अभी तक क्या होता था कि हमारी एयरलाइंस को अपने विमानों की बड़ी सर्विसिंग के लिए उन्हें सिंगापुर या दुबई भेजना पड़ता था। ओह। इसमें बहुत पैसा, समय और विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। अब ये सारा काम भारत में ही होगा। मतलब ये अरबों डॉलर बचाएगा? अरबों डॉलर बचाएगा और साथ ही भारत को दक्षिण एशिया में विमान मरम्मत का एक बड़ा केंद्र भी बनाएगा। यहाँ से अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं। ISRO ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। बिल्कुल। तमिलनाडु के कुलशेखरापट्टिनम में ISRO ने अपना दूसरा स्पेसपोर्ट शुरू किया। दूसरा स्पेसपोर्ट? जी, और ये खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, अब तक हमें श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने के लिए श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। हाँ। जिससे ईंधन और समय दोनों बर्बाद होते थे। इस नए पोर्ट से हम सीधे दक्षिण की ओर लॉन्च कर सकते हैं। ये भारत के स्पेस कॉमर्स के लिए एक गेम चेंजर है एक तरह से। कमाल है। तो एक तरफ भविष्य की तकनीक और दूसरी तरफ कुछ राज्य अपने अतीत की जड़ों को खंगाल रहे थे। हरियाणा का जिक्र है यहाँ। जी, हरियाणा में मीठाथल और तिगराना में हड़प्पा काल की बस्तियों के सबूत मिले। अच्छा। खुदाई में मिली लाल मिट्टी की हांडी और तांबे के औजार, ये हमें हजारों साल पहले के जीवन की एक झलक देते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक ही देश में एक तरफ स्पेस रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ 5000 साल पुरानी सभ्यता के राज खुल रहे हैं। बिल्कुल। और केरला ने भी एक अनोखी पहचान बनाई। हाँ, केरल के कोझिकोड शहर को WHO ने अपने ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज में शामिल किया। और ये सम्मान पाने वाला ये भारत का दूसरा शहर? जी, दूसरा। इसका मतलब है कि यह शहर अपने बुजुर्ग नागरिकों के लिए कितना सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल देता है, चाहे वो पार्क हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या स्वास्थ्य सेवाएं। यह शहरी विकास का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। और बिहार से भी एक अच्छी खबर है, खासकर मखाना किसानों के लिए। ये बहुत बड़ी खबर थी। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत हुई। ये समझना जरूरी है कि भारत के
85% मखाने का उत्पादन अकेले बिहार करता है। 85%। जी, तो ये बोर्ड इस सुपरफूड की ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को एक संगठित तरीके से आगे बढ़ाएगा, जिसका सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर 2025 विरोधाभासों से भरा साल था। त्रासदी भी थी और तकनीकी छलांग भी। अतीत की खोज थी और भविष्य का निर्माण भी। अब देखते हैं कि भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए क्या किया और साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या चुनौतियां सामने आईं। यूनेस्को का नाम आते ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ख्याल आता है। इस मामले में 2025 भारत के लिए कैसा रहा? बहुत ही शानदार रहा। मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। इसमें शिवनेरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे 12 किले शामिल हैं। इन किलों की खासियत क्या है? मतलब ये तो बाकी किलों जैसे ही लगते हैं। नहीं, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये किले सिर्फ भव्य इमारतें नहीं हैं। अच्छा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रतीक है। इनकी लोकेशन, इनका डिजाइन, सब कुछ दुश्मन को चकमा देने और सह्याद्री के पहाड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। यूनेस्को ने इसी अनोखी सैन्य वास्तुकला को मान्यता दी है। और ये लखनऊ का नाम भी यहाँ दिख रहा है? जी, लखनऊ को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल किया। वाह। और ये सिर्फ टुंडे कबाब या बिरयानी की बात नहीं है, ये उस पूरे कल्चर का सम्मान है जो खाने के इर्द गिर्द बुना गया है। और दीपावली को भी एक दर्जा मिला है? हाँ, दीपावली को भारत की 18वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटेंजिबल हेरिटेज का दर्जा मिला। तो एक तरफ हम दुनिया में अपनी सांस्कृतिक धरोहर का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ देश के भीतर सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी थीं। दुर्भाग्य से हाँ, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था। इस पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत सख्त बताई गई है। सिंधु जल समझौते को निलंबित करना तो एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक असाधारण कदम था। बिल्कुल। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का मतलब है पाकिस्तान पर बहुत बड़ा रणनीतिक दबाव बनाना। इसके साथ ही सार्क वीजा रद्द करना और चेक पोस्ट बंद करना। भारत ने ये साफ संदेश दिया कि अब आतंक और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते। और इसके बाद दिल्ली में भी एक ब्लास्ट हुआ था। जी, लाल किला मेट्रो स्टेशन पर। उसने सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी स्तर पर भी कुछ कदम उठाए गए। जी, कई महत्वपूर्ण कानून बने, जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसके तहत बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया ताकि पारदर्शिता बढ़े। 29 अलग अलग श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नई श्रम संहिताएं लागू की गईं, जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और असम ने भी एक विधेयक पारित किया। जी, असम ने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए विधेयक पारित किया। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। पहलगाम हमले की गूंज तो जरूर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी सुनाई दी होगी। बिल्कुल। चीन के तियानजिन में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ था। हाँ। वहां भारत ने इस हमले का मुद्दा जोर शोर से उठाया और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने के लिए कुछ देशों की कड़ी निंदा की। G20 का भी जिक्र है जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका बहिष्कार कर दिया। G20 जैसे मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति का ना आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इसने G20 के अंदर की दरार को उजागर कर दिया। तो इसका क्या असर हुआ? एक तरफ तो इसने चीन और भारत जैसे देशों को एक मौका दिया कि वे वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व करें, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के बिना मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर कोई भी संकल्प खोखला ही लगता है। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव का एक बड़ा संकेत था। इसी बीच G7 में भारत को 12वीं बार बुलाया गया। क्या ये अब एक औपचारिकता बन गया है या इस बार भारत की भूमिका में कोई वास्तविक बदलाव दिखा? नहीं, ये अब औपचारिकता से कहीं ज्यादा है। अच्छा। पहले भारत को विकासशील देशों के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया जाता था। हाँ। अब भारत को ग्लोबल साउथ की एक ऐसी आवाज माना जाता है जिसके बिना जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन या वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कोई सार्थक चर्चा हो ही नहीं सकती। सम्मेलनों से इतर 2025 में दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर भी खड़ी नजर आई। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र है। ये 2025 की शायद सबसे विस्फोटक घटना थी। क्या था ये?
अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के 3 प्रमुख परमाणु संयंत्रों नतांज, फोर्डो और इस्फहान को रातों रात नष्ट कर दिया। मतलब एक खुला सैन्य हमला। जी, एक खुला सैन्य हमला था जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया। इसके परिणाम क्या हुए? तत्काल परिणाम तो ये हुआ कि तेल की कीमतें आसमान छू गईं और पूरी दुनिया में एक तनाव का माहौल बन गया। और भारत के लिए तो ये दोहरा झटका था। बिल्कुल, एक तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई और दूसरा, इसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ओह। और चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट भी खत्म कर दी। चाबहार तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा वैकल्पिक रास्ता था, पाकिस्तान को बाईपास करके। ये छूट खत्म होना भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका था। ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। इस सारे वैश्विक उथल-पुथल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? आंकड़े तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, और यही भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। तमाम वैश्विक तनावों के बावजूद जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.7% तक पहुंच गई। और सबसे हैरान करने वाली बात थी महंगाई दर। वो कितनी थी? अक्टूबर में सीपीआई सिर्फ 0.25% थी, जो एक रिकॉर्ड निचला स्तर है। 8.7% की विकास दर और लगभग शून्य महंगाई। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक ड्रीम सिनेरियो जैसा है। ये कैसे संभव हुआ? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो अच्छी मॉनसून की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रण में रहीं। दूसरा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया, जिससे घरेलू मांग बनी रही। और विदेशी निवेश का क्या हाल रहा? एफडीआई का फ्लो भी मजबूत रहा, जिसमें सिंगापुर और मॉरिशस सबसे बड़े स्रोत बने रहे। बजट में भी कुछ बड़े ऐलान हुए, खासकर टैक्स को लेके। जी, केंद्रीय बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया। इसका सीधा मकसद था कि मध्यम वर्ग के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए। बिल्कुल, ताकि वे ज्यादा खर्च करें और अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। और कृषि क्षेत्र के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई। हाँ, इसका लक्ष्य देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके साथ ही दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी पेश किया गया। क्योंकि भारत दालों का बड़ा आयातक है। जी, हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक तो हैं, हाँ। लेकिन दालों के लिए हमें आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ये योजना उसी कमी को दूर करने के लिए थी। अब विज्ञान और पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। 2025 के नोबेल पुरस्कारों में कुछ दिलचस्प विषयों का जिक्र है, जैसे चिकित्सा में पेरिफेरल टॉलरेंस। ये सुनने में बहुत जटिल है। इसे ऐसे समझिए, हमारा इम्यून सिस्टम एक सैनिक की तरह है, जी, जो बाहरी दुश्मनों यानी कीटाणुओं को पहचानकर खत्म करता है। ठीक है। पेरिफेरल टॉलरेंस वो ट्रेनिंग है जो सैनिक को सिखाती है कि अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर गोली ना चलाए। अच्छा। जब ये ट्रेनिंग फेल हो जाती है तो गठिया या टाइप 1 डायबिटीज जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं। इस साल का नोबेल उन वैज्ञानिकों को मिला जिन्होंने इस ट्रेनिंग प्रक्रिया के रहस्यों को खोला। और अर्थशास्त्र में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए। इसका क्या मतलब है? यह एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत है। ये कहता है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने के लिए पुरानी और कम कुशल चीजों को नष्ट करती है और उनकी जगह नई और बेहतर चीजें लाती है। जैसे स्मार्टफोन ने लैंडलाइन फोन और कैमरों को नष्ट कर दिया, या ऑनलाइन शॉपिंग ने पारंपरिक दुकानों के लिए चुनौती पेश की। यह विनाश रचनात्मक होता है क्योंकि इससे ही प्रगति होती है। बहुत खूब। अब पर्यावरण पर आते हैं, जहां भारत ने एक बहुत बड़ी पहल की, चीता कॉरिडोर। जी, यह वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क को गांधी सागर अभयारण्य से जोड़ा गया, जिससे 17,000 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल कॉरिडोर बन गया। ये देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर है। इसका असली फायदा क्या होगा? इसका फायदा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा। एक छोटी सी जगह पर बंद रहने से जानवरों में जेनेटिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये कॉरिडोर चीतों को घूमने फिरने, नए साथी खोजने और एक स्वस्थ आबादी बनाने के लिए एक विशाल और सुरक्षित इलाका देगा। ये उनके लंबे समय तक अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अंत में कुछ राजनीतिक और संवैधानिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। बिहार में चुनाव हुए। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन नतीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और था। जी,
वहां हुआ एक संवैधानिक घटनाक्रम। राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा मामला। बिल्कुल। कई राज्यों में ये देखने को मिल रहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिलों को महीनों या सालों तक रोके रखते थे, न उन पर हस्ताक्षर करते थे, ना ही उन्हें वापस भेजते थे। तो इस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। जी, अनुच्छेद 200 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास अनिश्चित काल तक किसी बिल को रोके रखने की शक्ति नहीं है। मतलब उन्हें एक समय सीमा में फैसला लेना होगा। जी, उन्हें एक उचित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना ही होगा। या तो सहमति दें, या पुनर्विचार के लिए लौटाएं, या राष्ट्रपति के पास भेजें। वो बस फाइल पर बैठे नहीं रह सकते। ये फैसला तो केंद्र राज्य संबंधों और संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत बड़ा। तो ये था 2025 का एक लेखा-जोखा, घटनाओं और तथ्यों का एक लंबा सिलसिला। हाँ, लेकिन अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? एक तरफ अमेरिका का ईरान पर हमला और भारत पर टैरिफ लगाना, ये दिखाता है कि दुनिया कितनी अनिश्चित हो गई है। और इसी अनिश्चितता का जवाब शायद भारत अपनी एमआरओ हब और स्पेस पोर्ट जैसी पहलों से दे रहा है। आत्मनिर्भर बन गए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पर्यावरण का संकट जब बढ़ता है तो चीता कॉरिडोर जैसी पहल सामने आती है, और जब राजनीतिक खींचतान बढ़ती है तो सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान लोकतंत्र को संतुलित करने के लिए आगे आते हैं। सही कहा। इन नोट्स को सिर्फ तथ्यों के संग्रह की तरह नहीं देखना चाहिए। हर घटना एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। और शायद सोचने वाली बात यह है कि 2025 की इन घटनाओं ने आने वाले सालों की नींव कैसे रखी। क्या ईरान पर हमले ने एक बड़े वैश्विक संघर्ष का बीज बोया? क्या श्रम संहिताओं ने भारत के वर्क कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया? इन सवालों के जवाब हमें भविष्य में मिलेंगे। जी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।